Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this video, we are going to cover quiz on modern history's topic civil uprising in India part 1. इस क्विज के सारे क्वेश्चन जो है वो वेरियस ऑफिशियल एग्जाम से लिए गए हैं फ्रॉम 1993 टू 2023 सो दैट के इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आपके पास वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं और एक भी एस्पेक्ट ऐसा इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं रहता है जहां से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ। इसी के साथ ही हमने 90% रिफंड मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है टू इम्प्रूव योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड टीच यू अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स की सारी डिटेल आपको इन व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स रिलेटेड डिटेल को आप जान सकते हो और कोर्स को अवेल कर सकते हो। सो डोंट बी लेट, सीट्स आर लिमिटेड ओवर हियर, सो हरी अप। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो सिविल अपराइजिंग है इस टॉपिक में हमने मल्टीपल मूवमेंट्स के क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए, लाइक पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट या ट्राइबल मूवमेंट एंड सिविल अपराइजिंग हैविंग रिलीजियस कलर एंड ऑल। ठीक है, तो अलग से हम कवर नहीं करेंगे। इसी टॉपिक के अंदर सिविल अपराइजिंग के अंदर ये सारे जो रिवोल्ट और मूवमेंट हुए थे जो ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट एक तरह से अपराइजिंग हुई थी, वो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ही हम क्विज में कवर कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग अपहीवल्स टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, बंगाल पर्टिकुलर रीजन दे दिया है और आपको आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछा है। ठीक है, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी अगर आपको थोड़ा सा भी इनका ईयर याद है तो आप इसको इजीली अटेंड कर सकते हो और पर्टिकुलर रीजन भी याद है तो भी आप इसको अटेंड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये हेल्प दी गई है कि बंगाल और आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 में से जो भी आप कर पाते हो उसके अकॉर्डिंग या उसके बेस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी संथाल रिबेलियन, ऑप्शन सी इंडिगो रिवोल्ट, ऑप्शन डी पाबना डिस्टर्बेंस। तो सन्यासी और इंडिगो और पाबना है जो ये पीजेंट रिवोल्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, और संथाल रिबेलियन जो है वो कंसिडर किया जाता है अपने ट्राइबल के अंदर। बेसिकली ट्राइबल रिलेटेड जो भी अपराइजिंग थे, रिवोल्ट थे, वो भी सेम थे कि जो ब्रिटिश है वो उनके कल्चर के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यानी कल्चर सप्रेशन किया जा रहा है उनका, और जो आउटसाइडर थे वो उनकी लैंड के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण, जो मेजर कॉज बनता है ऑफ दिस ऑल दिस सिविल अपराइजिंग का। ठीक है, तो सन्यासी है, संथाल है, इंडिगो है और पाबना डिस्टर्बेंस है। ये सारे जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट अपराइजिंग थी, अपहीवल्स थे। तो अगर रीजन देखें तो सन्यासी जो है वो बंगाल के अंदर होता है, तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। संथाल है ये बीरभूम और ये सिंहभूम और ये वाली एरिया पे होता है, बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, तो एरिया ही अलग हो गया। ठीक है, इसका इंडिगो रिवोल्ट देखो आप, तो ये भी बंगाल में होता है, और पाबना जो है ये भी बंगाल में। तो बेसिकली सन्यासी और रीजन बेस पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि बंगाल इतने सारे आ जाते हैं, तो आपको ईयर तो याद होना ही होगा। तो सन्यासी रिवोल्ट का अगर ईयर देखो आप तो बहुत पहले हो जाता है, अराउंड 1788 से 1800 तक का, सेंचुरी पूरी चेंज हो जाती है। ये 18 सेंचुरी की बात होती है। ठीक है, 18 सेंचुरी की। तो ये तो पूछ रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी सेकेंड हाफ ऑफ 19 सेंचुरी की बात है, ये 19 सेंचुरी है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा कट हो जाता है। संथाल रिवेलियन का अगर पीरियड देखो तो बहुत नियर है
1857 के, ये होता है 1855 से 57 के बीच, यानी कि ऑलमोस्ट यहीं पे हो रहा है, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ साथ ही चल रहा है 1855 से 57। तो इसने तो पूछा हमें आफ्टर, तो ये भी हमारा कैंसल हो जाता है। ठीक है, अब बचे हमारे पास दो, इंडिगो रिवोल्ट और पाबना डिस्टर्बेंस। अगर पाबना डिस्टर्बेंस थोड़ा भी आपको याद हो, इंडिगो रिवोल्ट दो होते हैं। तो जो इंडिगो रिवोल्ट है ये होता है आपके 1859 से 60 के बीच, ठीक है। और जो पाबना डिस्टर्बेंस है उसका ईयर है 1873 से 1885 के बीच, यानी कि ऑलमोस्ट कांग्रेस की स्थापना जब होती है तब के टाइम के लिए ये होता है पाबना डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो बंगाल के अंदर ही होता है। तो इंडिगो रिवोल्ट का अगर ईयर देखो तो राइट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मिल रहा है हमको। तो इंडिगो रिवोल्ट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे ईयर वाइज थोड़ा सा याद होना ही पड़ेगा कि कब किस समय हुआ था। तो इंडिगो रिवोल्ट फर्स्ट ऐसा अपहीवल्स है जो इमीडिएट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो देख लेते हैं इंडिगो रिवोल्ट के बारे में कि एक पहले तो ये होता क्यों है। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो यहाँ के जो पीजेंट्स थे उनको इंडिगो नील जो होती है उसकी खेती करने के लिए फोर्स करते थे, ठीक है, वो भी औने पौने दामों पे। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स है अब आप कहोगे यूरोपियन प्लांटर्स कहाँ से आ गए, तो ये सब हमने अच्छे से कवर कर रखा है, पीजेंट मूवमेंट वगैरह। यूरोपियन प्लांटर्स इस वजह से यहाँ पे आ जाते हैं बिकॉज जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था उनके कारण इन यूरोपियन प्लांटर्स की एंट्री होती है इंडिया के अंदर। तो यूरोपियन प्लांटर्स जो है वो यहाँ के पीजेंट्स को फोर्स करते थे, फोर्स पीजेंट टू कल्टीवेट इंडिगो। एंड पीजेंट जो थे एंड दे डिड नॉट गेट फेयर अमाउंट ऑफ देयर कल्टीवेशन, ठीक है, तो कोई इनको फेयर अमाउंट नहीं मिलता था। फेयर अमाउंट नहीं मिलता था। तो बेसिकली इस इंडिगो कल्टीवेशन के कारण जो ये पीजेंट थे इनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन। तो फिर विश्वास ब्रदर्स जो थे उन्होंने लीडरशिप ली और रिवोल्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट दिस यूरोपियन प्लांटर्स। विश्वास ब्रदर्स वर मेन लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। तो इस तरह से यूरोपियन प्लांटर्स जो है वो पीजेंट को फोर्स करते थे औने पौने दामों पे अब इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए, बिकॉज इंडिगो जो है वो डाई वर्क के अंदर काम आता था, ठीक है, नील जो है कलर के लिए काम आता था, कलरिंग के लिए। तो अब ये रिवोल्ट क्यों होता है कि जो पीजेंट्स थे वो इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़े होते विश्वास ब्रदर्स की लीडरशिप के अंदर। एंड द पीजेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ बंगाल हैड रिफ्यूज टू प्लांट इंडिगो फॉर द यूरोपियन प्लांटर्स, ठीक है, जो इनको फोर्स कर रहे थे ये इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए। और ब्रिटिश लोगों का इस पे क्या रिएक्शन आता है जब ये रिवोल्ट होता है, ब्रिटिश रिएक्शन क्या रहता है, कमीशन गठन किया जाता है, ठीक है, इंडिगो कमीशन। इंडिगो कमीशन वर फॉर्मुलेटेड in 1869, ठीक है, which work for the removal of some of the abuse of indigo cultivation। तो जो पीजेंट के अगेंस्ट जो अब्यूज हो रहा था, अब्यूज अगेंस्ट द पीजेंट, उसकी इंक्वायरी के लिए ये इंडिगो कमीशन बिठाया गया। और इस ये जो पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन है इसको एक प्ले के रूप में भी, नाटक के रूप में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है बाय देशबंधु मित्र, सॉरी दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र का प्ले है, इसका नाम है नील दर्पण।
नील दर्पण। इस प्ले के अंदर इन पीजेंट्स की जो एक्सप्लॉयटेशन होता है इस यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, वो इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है प्ले के माध्यम से। तो इस प्ले में क्या दर्शाया गया है? इट्स डिपिक्टेड planters operation by European planters and peasants protest. So option C is correct answer of this question कि Indigo revolt took place in Bengal immediately after the revolt of 1857. Next question again Indigo rebellion पे ही है. The Indigo rebellion was about option A the peasant not wanting to grow indigo but being forced. Option B the peasant wanting to grow indigo but being forced not to. Option C the peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable. Option D a protest movement that carried an indigo colored flag. तो इंडिगो रिवोल्ट किसके बारे में है? अभी हमने देखा इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो इंडिगो रिवेलियन क्यों राइज हुए, तो ऑप्शन पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि उनको फोर्स किया जाता था टू ग्रो द इंडिगो. So the peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at price that was not acceptable. ठीक है, औने पौने दामों पे उनको ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था, जबकि वो इंडिगो को प्लांट नहीं करना चाहते थे, इंडिगो को कल्टीवेट नहीं करना चाहते थे. अब ये पूरी लैंड के ऊपर सिर्फ इंडिगो की खेती करवाई जाती थी इनसे, ठीक है, और फूड क्रॉप्स जो है वो नहीं उगाते थे. तो इससे क्या होता है, फूड स्कार्सिटी आ जाती है, और जब ड्रॉट की कंडीशन बनती है, बंगाल के अंदर कितने सारे ड्रॉट आए, तो जब ड्रॉट की कंडीशन होती है तब और ज्यादा सिचुएशन जो है इन पीजेंट्स की वर्सन हो जाती है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो इंडिगो जो है वो कैश क्रॉप्स के अंदर आती है, जिसका यूज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है. क्या पर्पस रहता है? डाइंग का. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, अ बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स. अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, जिन्होंने क्या लिखी थी? नील दर्पण लिखी थी. बंकिम चंद्र चटर्जी ने पीजेंट रिवोल्ट के ऊपर ही लिखा था आनंद मठ. आनंद मठ, जिसके अंदर वो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. और शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा तो देवदास लिखी गई है 1917 में, याद रख सकते हो, वेरी फेमस नॉवल है जिसके ऊपर मूवी भी बनी है. और रविंद्रनाथ टैगोर तो खुद पोइट और राइटर थे, इनके तो कई सारे नॉवेल्स एंड ड्रामाज स्टोरीज वगैरह है, इतने सारे नाम लिखने भी बहुत मुश्किल है. और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ इन्होंने लिखी थी सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर. और बाकी किन्होंने इनमें से जो है एक दीनबंधु मित्र को छोड़ के, जिन्होंने यहाँ पे नील दर्पण लिखा आपका, जिसके अंदर पीजेंट रिवोल्ट जो है, इंडिगो रिवोल्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन है, डिपिक्शन है. बाकी इन्होंने पीजेंट रिवोल्ट या एनी सिविल अपराइजिंग के ऊपर कोई नॉवल नहीं लिखी है. रविंद्रनाथ टैगोर के भी कहीं वर्क्स है, और शरद चंद्र चटर्जी ने देवदास लिखा, मैंने ऐसे ही फेमस है इसलिए बता दिया. और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो भी लिखा. और रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा, जनगण मन. वंदे मातरम.
नेशनल एंथम जनगण मन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर वाज डिस्प्लेड। तो अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बरिंद्र घोष, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट अगेन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम का सॉन्ग जो है हमारा नेशनल सॉन्ग, उसके कंपोजर कौन है। तो अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ लिखा, जिसके अंदर सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बताया गया था, और इसी के साथ ही जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, वो भी लिखा है इन्होंने, कंपोजर है उसके। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो हमारे नेशनल एंथम के कंपोजर है। और अगर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो ये भी पोइट और राइटर थे। इनके भी बहुत सारी वेरियस नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड ये सब वर्क्स है, लिटरेरी वर्क्स बहुत ज़्यादा है, आप विकिपीडिया पे देख सकते हो। और इसी के साथ ही जो प्री इंडिपेंडेंस एरा था, तो इन्होंने अपनी पोइट्री के माध्यम से, अपने राइटिंग और ऐसे के माध्यम से लोगों के अंदर नेशनल स्पिरिट को इवोक किया था। तो रामधारी सिंह दिनकर का अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू लोगों के अंदर पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स को अराइज किया था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1959 में। साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। इनका मतलब किस वर्क के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनका वर्क था जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया 1959 के अंदर। पद्म भूषण से भी सम्मानित है ये, पद्म भूषण भी मिला हुआ है इन्हें सेम 1959 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। आनंद मठ जो नॉवल है वो किस पे बेस है, ठीक है। तो आपको बताना है उसका टॉपिक क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है नॉवल का। ऑप्शन ए चुआर रिवोल्ट, ऑप्शन बी सन्यासी रिवोल्ट, ऑप्शन सी पॉलीगार रिवोल्ट, ऑप्शन डी तालुकदार रिवोल्ट। ठीक है, तो आपका मैंने बता दिया ऑप्शन बी सन्यासी रिवोल्ट 1788 1800 के बीच में जो हुआ, वो रिवोल्ट जो है वो आनंद मठ के अंदर, मतलब आनंद मठ नॉवल का थीम है सन्यासी रिवोल्ट। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ। चुआ रिवोल्ट अगेन ट्राइबल रिवोल्ट था, जो कि छोटा नागपुर का रीजन जो है द प्लेन ऑफ बंगाल, वहां पे अकर होता है। दुर्जन सिंह इसके लीडर होते हैं। दुर्जन सिंह की लीडरशिप में अराउंड 1767 से 1802 के बीच में ये होता है, और छोटा नागपुर इसका रीजन होता है। अगेन कॉज वही था कि जो इनफिल्ट्रेशन इनके एरिया के अंदर ट्राइब्स है, ट्राइब्स अपने पर्टिकुलर एरिया में रहती है, दे डोंट लाइक आउटसाइडर्स इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस इन देयर कल्चरल थिंग्स। तो ब्रिटिश लोग जो थे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था, तो और ज़्यादा लैंड को, बिकॉज उस समय जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ब्रिटिश इंडिया का, तो जो रेवेन्यू का सोर्स था वो ओनली एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर के लिए और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और दूसरा कोई मीन्स था नहीं जिससे रेवेन्यू बढ़ सके। तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। तो जो फार्मर्स थे वो तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहे थे, और ज़्यादा फॉरेस्ट को काट के जो लैंड न्यू बनाई गई
उनको लीज पे देने लगे, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उनको लीज पे देने लगे, ठीक है ना। और वहां पे हायर किए जाते थे प्लांटर्स को कल्टीवेशन के लिए। तो इस तरह से यूरोपियन प्लांटर्स की एंट्री होती है इन दी अग्रेरियन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो सेम यहाँ पे भी छुआर रिवोल्ट जो होता है वो छुआर जनजाति के द्वारा होता है। दुर्जन सिंह इसके लीडर होते हैं। रीजन वही है कि ब्रिटिश लोग जो है वो उनकी लैंड को उनसे छीन रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने फिर गोरिल्ला टैक्टिक्स ऑफ वॉर जो है अडॉप्ट की, आर्म्स जो है वो रेज किए अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। और जो ये पोलीगार रिवोल्ट है ये भी सन्यासी रिवोल्ट के टाइम पीरियड का ही है, 1799 से 1803 तक का इसका भी टाइम पीरियड है। पोलीगार जो है वो तमिलनाडु एरिया के अंदर कल्टीवेटर थे। और बेसिकली वी कैन से कि वॉरियर थे। और इनकी भी लैंड जो है, लैंड का इशू था, ठीक है। उन पे ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो कब्जा करना चाह रहे थे। तो पोलीगार जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट वॉर ब्रोक आउट करते हैं। तो इस तरह से ये पोलीगार रिवोल्ट होता है। फाइनली 1803 के अंदर ट्रीटी होती है। और इस ट्रीटी के अंदर ट्रीटी ऑफ कर्नाटक, ट्रीटी ऑफ कर्नाटक होती है। और इस ट्रीटी के अंदर कंप्लीट फिर तमिलनाडु के ऊपर जो पोलीगार की अथॉरिटी थी वो अबॉलिश कर दी जाती है। एंड ब्रिटिश अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, ओवर दी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पे इस तरह से ब्रिटिश लोगों का कब्जा होता है जब पोलीगार जो है वो इस रिवोल्ट के अंदर फाइनली डिफीट फेस करता है। और जो तालुकदार रिवोल्ट है ये अवध के अनेक्सेशन से रिलेटेड है। अवध अनेक्सेशन, अवध का जब अनेक्सेशन होता है कब होता है? 1856 में, जस्ट बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। और मेन कॉज ही अवध ही रहता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 का हॉटबेड भी अवध ही रहता है। तो अवध के अनेक्सेशन के समय ही वहाँ के जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, जब उनकी जमीन को उनसे छीन लिया गया, बिकॉज अवध को ब्रिटिश डोमिनियन में मिला दिया गया। तो अवध से जो टेरिटरी बिलोंग करती थी, जो लैंड बिलोंग करती थी, वो किससे बिलोंग करने लगी? ब्रिटिश डोमिनियन से, ब्रिटिश अथॉरिटी से। तो ब्रिटिश अथॉरिटी का उस लैंड पे कब्जा हो जाता है। तो वहाँ के जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो जिनको तालुकदार कहते थे, वो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। तो ये क्या थे? बिग लैंडलॉर्ड थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग रिवोल्ट वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मठ? किस रिवोल्ट को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने नॉवेल आनंद मठ के द्वारा फेमस किया? तो ऑप्शन ए भील अपराइजिंग, ऑप्शन बी रंगपुर और दिनाजपुर अपराइजिंग, या ऑप्शन सी बिष्णुपुर एंड बीरभूम रिबेलियन, या ऑप्शन डी सन्यासी रिबेलियन। तो ऑप्शन डी सन्यासी रिबेलियन, ठीक है। अभी मैंने आपको इतना बताया है इसके बारे में। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग? ठीक है, अपने लेखन के द्वारा किसने सन्यासी रिबेलियन को, सन्यासी रिवोल्ट को फेमस किया? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, या ऑप्शन डी हरिश्चंद्र। तो आपका है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 10, the theme of Bankim Chandra Chatterjee's famous novel Anand Math is based on? Option A Chua revolt, option B Rangpur Dinpur revolt, option C Bishnupur और वीर भूमि रिवोल्ट, ऑप्शन डी सन्यासी रिवोल्ट। तो ऑप्शन डी सन्यासी रिवोल्ट जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो फेमस नॉवेल आनंद मठ है उसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बरियाताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का जो बरियाताल रेजिस्टेंस है वो किस पर्पस से हुआ था? तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है।
तो बरियाताल रेजिस्टेंस के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो ये वेरी फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार है। ठीक है, बिहार का सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो है वो बरियाताल का आंदोलन है। तो ये फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, वेरी फर्स्ट है। टाइम पीरियड अगर इसका देखो तो 1936 से लगा के 1939 तक का था। क्या था इसका मतलब पर्पस, क्या था, क्यों हुआ था? ऑप्शन ए, डिमांड ऑफ बकास्त लैंड रिस्टोरेशन। ऑप्शन बी, मुस्लिम पीजेंट मे नॉट बी एक्सप्लॉइटेटेड। ऑप्शन सी, अबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी कस्टम। ऑप्शन डी, बिगनिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर कि डिमांड ऑफ बख्त लैंड रिस्टोरेशन, यानी जो बकस्त लैंड है या बख्त लैंड है उसका रिस्टोरेशन किया जाए। बख्त लैंड क्या होती है? बख्त लैंड वो लैंड होती है जो ओरिजिनली बिलोंग करती है टीनेंट से, ओरिजिनली बिलोंग्स टू टेनेंट्स, बट इट वाज टेकन ओवर बाय लैंडलॉर्ड्स, है ना, टेकन ओवर बाय लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज टेनेंट्स जो अपना ड्यूज जो थे वो पे करने के मतलब पे नहीं कर पाते, इस वजह से इनकी जमीन को छीन लिया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा, टेकन ओवर बाय लैंडलॉर्ड। बिकॉज tenants did not pay their dues, जो रेंट देना होता था जमीन का वो नहीं दे पाते थे, तो उसके बदले जो लैंडलॉर्ड है उनकी जमीन उनसे छीन लेते थे। तो इस बक्स लैंड का वापस रिस्टोरेशन, यानी कि वापस जो लैंडलॉर्ड से ये जमीनें किनको दी जाए, टेनेंट्स को दी जाए खेती करने के लिए, इस वजह से ये बरियाताल रेजिस्टेंस होता है इन 1939 टू 1936 से 1939 के बीच के अंदर, और वेरी फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट होता है बिहार का, इस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वॉज। तो वहाबी मूवमेंट जो है 1820 से 1870 के बीच का टाइम पीरियड है इसका, वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। और इसका जो सेंटर पूछा गया है, चीफ सेंटर क्या है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी पुणे। तो ऑप्शन बी जो पटना है इसका राइट आंसर है। वहाबी मूवमेंट जो है वो अरब कंट्रीज के अंदर अब्दुल वहाब नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था अरब के अंदर, अब्दुल वहाब, इसलिए वहां से इसको वहाबी मूवमेंट कहा जाता है, अब्दुल वहाब। भारत के अंदर इसका फाउंडर जो है, फाउंडर इन इंडिया, वो है आपके सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, इसलिए बरेलवी भी कहते हैं उनको, सैयद अहमद बरेलवी या सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। स्टार्टिंग में तो एम रहता है, एम क्या रहता है? प्योरिटी ऑफ इस्लाम। ठीक है, प्योरिटी ऑफ इस्लाम। लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल कैरेक्टर गेन कर लेता है और जिहाद जैसी चीजों को फॉलो करना, यानी कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, ब्रिटिश और सिख, इनकी पावर को खत्म करना, और मुस्लिम सत्ता का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ इस्लाम। ठीक है, इसके जो फॉलोअर्स थे वो मौलवी कहलाते थे।
मौलवी कहलाता है। तो यहाँ पे जो सर सैयद अहमद है वो इसी नोशन को ध्यान में रखते हैं, यानी कि जो जिहाद वगैरह है, यानी ब्रिटिश और सिख, पहले इन्होंने सिखों को चैलेंज करना स्टार्ट किया, तो सिखों के साथ इनका युद्ध होता है बैटल ऑफ बालाकोट। ठीक है, बैटल ऑफ बालाकोट। और वहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है इसको कैप्चर करते हैं और वहाँ पे अपना कॉइन भी इशू करते हैं। issued coin also and collected tax। ठीक है, इसमें इस जो वहाबी डॉक्ट्रिन है इसको आगे टीटू मीर वगैरह, जैसे टीटू मीर और नासिर अली जो थे, वो आगे फैलाते हैं, ये भी इसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं। और टीटू मीर जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हुए बैटल में मारा जाता है, ब्रिटिश किल्ड टीटू मीर, बिकॉज इनकी जो डॉक्ट्रिन थी पहले प्योरिटी ऑफ इस्लाम से किस तरफ बढ़ गई, जिहाद की तरफ बढ़ गई। ठीक है, और फिर ये सिखों और ब्रिटिश लोगों से भिड़ने लगे। ब्रिटिश सिखों के साथ इन्होंने बैटल ऑफ बालाकोट लड़ा और ब्रिटिश लोगों के साथ भी लड़ते हुए टीटू मीर जो है वो मारा जाता है। मेन इसका जो लीडर है वो सैयद अहमद रायबरेलवी या सैयद अहमद ऑफ रायबरेली है। ठीक है, और मेन सेंटर जो है वो इनका पटना है। मेन जो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज का जो रीजन है वो बंगाल रीजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑप्शन सी गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु राम सिंह वाज फाउंडर ऑफ कुका मूवमेंट। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ कुका मूवमेंट। इस मूवमेंट से रिलेटेड दो नाम और आता है फाउंडर के रूप में, शियान साहेब, यानी जिनको कहते हैं भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल, और शियान साहिब कहते हैं, और एक आता है बालक सिंह, बाबा बालक सिंह। दोनों ही फाउंडर अर्ली फाउंडर के रूप में है। ठीक है, लेकिन जो रियल फाउंडर कहलाए वो थे गुरु राम सिंह। यहाँ से कुका मूवमेंट स्टार्ट होता है राइट बिफोर द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द पंजाब इन 1840। 1840 से ये स्टार्ट होता है अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट ब्रिटिश। बेसिकली इनका यही था कि जो सिख एम क्या था कि जो सिख रिलीजन है उसका प्योर वर्जन स्टेब्लिश करना, यानी प्यूरिफाइंग द सिख रिलीजन, प्यूरिफाइंग सिख रिलीजन। बट लेटर अगेन पॉलिटिकल टोन लेता है ये, तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज पोज करते हैं, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट होते हैं, और पंजाब के अंदर अगेंस्ट जो है वो सिख रूल को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। कुका कह दो या फिर नामधारी मूवमेंट कह दो, एक ही बात है। इन कुका को क्या कहते हैं, नामधारी कहते हैं। कुका क्यों, बिकॉज इनका डिफरेंट स्टाइल होता है टू रिचाइट द गुरबानी इन अ लाउड वॉइस। गुरबानी को ये बहुत ऐसे लाउड वॉइस के अंदर रिसाइट करते हैं, जिसको कुकान कहते हैं, मतलब आवाज देना। कुकान का मतलब आवाज देना या चिल्लाना, इस वजह से इनको कुका कहते हैं। कुका कह दो, नामधारी कह दो, एक ही बात है। और गुरु राम सिंह वॉज रियल फाउंडर ऑफ कुका मूवमेंट। तो कुका मूवमेंट जो है ये आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म का पार्ट है।
So यहाँ पे not only they posed challenge to British authority in Punjab, but they also advocated for the like कास्ट सिस्टम के अबॉलिशन को, है ना, कास्टिज्म को खत्म करने के लिए इन्होंने बात कही। इंटर रिलीजन मैरिज जो होते हैं उनके लिए इन्होंने एडवोकेसी की। साथ में जो मीट लिकर का कंजप्शन है उसके ऊपर बैन लगाया इन्होंने। तो इस तरह से ही रिलीजियस रिफॉर्म का पार्ट बनते हैं। हुक्म मूवमेंट कह दो या नामदारी मूवमेंट कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हुक्का मूवमेंट वाज फाउंडेड इन ऑप्शन ए बंगाल बिहार, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हुक्का मूवमेंट वाज रिलेटेड विद सिख लोग, तो ये इनका मेन जो था वो था पंजाब, ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द पागलपंथी रिबेलियन वाज इंडीड अ रिबेलियन ऑफ। ठीक है, पागलपंथी रिबेलियन जो है वो असल में किन लोगों का मतलब रिबेलियन था या विद्रोह था। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गारोज, ऑप्शन सी गोंड्स, ऑप्शन डी कोलियास। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है गारोज वो राइट आंसर हो जाता है, बिकॉज जो पागलपंथी रिबेलियन है वो एक पीजेंट मूवमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर एसोसिएशन होता है जो रिलीजियस मेंडिकेंट्स होते हैं, रिलीजियस बेगर जो होते हैं जिनको पागलपंथी कहते हैं, वो एसोसिएट होते हैं। तो बेसिकली इनका वही पीजेंट मूवमेंट था, यानी कि ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट और जमींदारों के अगेंस्ट जो पीजेंट लोगों का ऑपरेशन होता था उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। और इसमें गारोज बेसिकली कुछ ट्राइब्स थी वो इंक्लूड थी। तो वी कैन से पागलपंथी मूवमेंट वाज ऑफ होडी, गारो एंड हाजोंग ट्राइब। ठीक है, इन ट्राइब्स का नाम याद रखना आप। ट्राइब्स इसमें इंक्लूड अगर आ जाए तो आप नाम याद रखना, होडी, गारो और हजोंग। ये 3 ट्राइब्स जो थी इनका ये मूवमेंट था और इट वाज लेड बाय होडी लीडर। ठीक है, होडी लीडर के द्वारा इस मूवमेंट को लीडरशिप प्रोवाइड की गई थी। और मेन अगर इसके लीडर कहे तो करम शाह एंड टीपू शाह। दोनों ही क्या थे, सूफी सेंट थे। तो जो अर्ली पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलता है जैसे सन्यासी है, पागलपंथी है, नरकरबेलिया है, ये सारे जो ये तीनों मूवमेंट जो है ये अर्ली पीजेंट मूवमेंट कहलाता है, यानी कि 18th सेंचुरी के पीजेंट रिवोल्ट होते हैं और ये जमींदारों के खिलाफ वगैरह होते हैं। तो सन्यासी, पागलपंथी और नरकरबेलिया जो पीजेंट मूवमेंट है ये थोड़े से अर्ली पीजेंट मूवमेंट की कंसिडरेशन में आते हैं। तो इनके साथ थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी जुड़ा होता है इनके साथ। ठीक है, ये रिलीजियस बेगर जो होते हैं वो भी इनके साथ एसोसिएट होते हैं। सन्यासी मूवमेंट के अंदर भी वही जमींदारों के अगेंस्ट लोग खड़े होते हैं, पीजेंट का साथ देते हैं। जो सेंट्स वगैरह होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो साथ देते हैं। और इमीडिएट कॉज उसका ये होता है कि सन्यासी लोगों को उस एरिया के अंदर पिलग्रिमेज से या जो तीर्थ उनके स्थान थे उन वहां पे जाने के लिए रोका था। तो उनका एजिटेशन प्लस पीजेंट लोगों का एजिटेशन मिलकर सन्यासी रिवोल्ट होता है। तो ये भी 18th सेंचुरी का रिवोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड द पागलपंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पागलपंथ का फाउंडेशन ऑप्शन ए बुल्ले शाह, ऑप्शन बी करम शाह, ऑप्शन सी यदुवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करम शाह एंड टीपू शाह। बोथ वर सूफीज एंड दे फाउंडेड द पागलपंथ। ओके, और पागलपंथी जो थे वो एसोसिएट होते हैं पीजेंट से और वो पागलपंथी रिबेलियन कहलाते हैं बाद में। और यहाँ पे आपके स्वामी सहजानंद जो है वो आपके ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं। किसान पीजेंट लीडर होते हैं, नेशनलिस्ट एंड पीजेंट लीडर ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया किसान सभा
तो ये स्वामी सहजानंद के बारे में, ये भी पीजेंट लीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू संताल हुल या संताल रिबेलियन of 1855, which of the following statement is are correct? Select the correct answer from the code given below. Option code number 1, Major Barrow lost the battle with Santhal near Bhagalpur. Second, Goko was an important leader of Goda. Mahajan Deen Dayal Rai is also an important name in this context. And 4 is, there was a time when Santhal enjoyed full sovereignty over the area of Ganga Valley near Muzaffarpur. तो संथाल का अगर एरिया देखें संथाल रिबेलियन का, तो एरिया है बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, एंड मुंगेर। ठीक है, 1855 से 57 का इसका पीरियड रहता है। 1857 में ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा इसको सप्रेस कर दिया जाता है। और अगर देखें इसके बारे में, तो भागलपुर के नियर इनकी झड़प होती है संथालीस की। बेसिकली ये गोरिल्ला वॉरफेयर अडॉप्ट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। और कॉज क्या था इस रिबेलियन के होने का? वही परमानेंट सेटलमेंट 1793, जिसके कारण से इनकी जो संथालियों की जो जमीन थी वो ब्रिटिश अथॉरिटी इनसे छीन कर मतलब जो जमींदार है, यूरोपियन जो प्लांटर्स है, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। एज आई सेड कि उस समय रेवेन्यू का ओनली सोर्स जो था वो एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर अगर लैंड जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा कल्टीवेशन होगा, उतना ज़्यादा सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो पहले जितनी ज़मीन थी वो तो ऑलरेडी बोई जा रही थी, लेकिन और ज़्यादा जंगलों को काट के भी एग्रीकल्चर लैंड डेवलप की जा रही थी। और ऑल्सो जो ट्राइबल एरिया की या जो ट्राइब्स की जो लैंड थी वो भी उनसे छीन के वहाँ पे यूरोपियंस प्लांटर्स वगैरह ऑक्यूपाई कर रहे थे उनकी लैंड को और इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। बेसिकली कल्चरल सप्रेशन किया जा रहा था इनका, और इनको अपनी ज़मीन से खदेड़ा जा रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे संथाल रिबेलियन होता है या संथाल हूल जिसको कहते हैं वो होता है। और ऐसे जगह जगह पे इनकी ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ भिड़ंत होती है। तो वहीं भागलपुर के अंदर संथालियों की ब्रिटिश लोगों के साथ वॉर होता है, और वहाँ पे मेजर बैरोज जो होता है वो बैटल हार जाता है। यानी भागलपुर में संथाली जो है वो मेजर बैरोज को हरा देते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से लड़ रहा होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। और गोको जो था वॉज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ गोडा। एंड अगर लीडर्स की बात करें तो सिद्धू एंड कानू मुर्मू, जो हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं की कास्ट से सिद्धू एंड कानू मुर्मू। और इन्हीं के साथ इनके ब्रदर भी थे, जैसे भैरव वगैरह, ये है ना भैरव मुर्मू और ये सब। तो संथाल रिबेलियन बेसिकली क्या है? पीजेंट अपराइजिंग है, पीजेंट मूवमेंट के अंदर इसको कंसीडर करेंगे। और सिद्धू और कानू मुर्मू की बहनें भी थी, फूलो और जानो। These are sisters who also participated with her brothers in this movement. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लीडर है इसके। और इसी के साथ ही जो महाजन दीन दयाल राय है, दे ऑल्सो असिस्ट दीज संथालीज इन देयर स्ट्रगल। तो महाजन दीन दयाल राय इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट। गोको भी संथाली था, एक मतलब जो लीडर था गोडा से इम्पोर्टेंट लीडर जो था वो गोको था। ठीक है,
एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन संथाल एंजॉय फुल सोवरेंटी ओवर द एरिया ऑफ गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर। ये करेक्ट नहीं है, फुल सोवरेंटी इनकी नहीं थी। हाँ, इनका कुछ ये एरिया है बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर, ये इनका ट्राइबल एरिया था। वहाँ पे ये लोग अपनी मतलब जो भी फॉरेस्ट लैंड से जो भी उनको मिलता था, जो भी लाइवलीहुड इनका था, उस पे ये डिपेंड रहते थे। कोई सोवरेंटी वगैरह ऐसी चीज नहीं थी। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन क्या, कोड जो 1, 2, 3 है वो संताल हुल के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट आंसर है। तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए में 1 है ओनली, ऑप्शन बी में 1, 3, 4 है, ऑप्शन सी देखते हैं हम। ऑप्शन सी में 1, 2, 3 एंड ऑप्शन डी में 2 एंड 3 ओनली। तो अपना ऑप्शन है 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फराजी रिबेलियन। फराजी जो रिबेलियन है, फराजी मूवमेंट है, वो किन के द्वारा लीड किया गया या इनके लीडर कौन थे। ऑप्शन ए आगा मोहम्मद रजा, ऑप्शन बी दादू मियाँ, ऑप्शन सी शमशेर गाजी, ऑप्शन डी वजीर अली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दादू मियाँ। अगर फाउंडर की बात करें इसके, तो वो थे हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है। और इनके सन थे मोहम्मद मुशीन। मोहम्मद मुशीन, जिनको दादू मियाँ के नाम से जाना जाता है। तो इनिशियली जब हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी मूवमेंट के फाउंडेशन किया, तब इसका मेन था कि इस्लाम के अंदर से जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, करप्शन है और जो सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन, उसको दूर करना। लेकिन इनके सन जो है लेटर ऑन, इनके जाने के बाद मोहम्मद मुशीन जो है इसकी लीडरशिप संभालते हैं और ही वाज मोर पॉलिटिकल माइंडेड। तो इन्होंने जो बाद में अपने इस मूवमेंट में जो डिसकंटेंटेड क्राफ्ट्समैन और पीजेंट थे, उनको अपने साथ में लिया और ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट उनको खड़ा किया। ठीक है। तो 1857 में इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और ये जो मूवमेंट है फराजी मूवमेंट, ये बाद में वहाबी मूवमेंट के अंदर मर्ज हो जाता है। मर्ज्ड। ठीक है। तो दादू मियाँ का असली नाम क्या था, मोहम्मद मुशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फराजीज। ऑप्शन ए फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी फॉलोअर ऑफ दादू, ऑप्शन सी फॉलोअर ऑफ आर्य समाज, फॉलोअर ऑफ मुस्लिम लीग। एज आई सेड कि दादू मियाँ जो थे वो फराजी मूवमेंट के वन ऑफ द लीडर थे, बट जो फाउंडेशन जिन्होंने की थी वो थी उनके पिताजी हाजी शरीयतुल्लाह। और हाजी शरीयतुल्लाह जो इसके फाउंडर थे और उनके फॉलोअर्स जो थे वो फराजी कहलाते थे। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉलोअर ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह वर द फराजीज। Next question, question number 20. Veluthampi led a rebellion against the British in option A Kerala, option B Maharashtra, option C मैसूर और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरला। अब वेलुथम्पी जो थे वो त्रावणकोर रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे, दीवान ऑफ त्रावणकोर, प्रेजेंट डे केरला। तो ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ त्रावणकोर जो है वो साइन करता है। ये लॉर्ड मिंटो का समय होता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो इस समय गवर्नर जनरल होता है और ये होता है 1800
1908 का पीरियड। तो क्या होता है कि 1795 में त्रावणकोर जो है वो ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करता है, और सब्सिडरी अलायंस साइन करने के साथ आपको पता ही उसकी क्या कंडीशन है कि एक वो ब्रिटिश रेजिडेंट को वहां पे नियुक्त करता है उस पर्टिकुलर जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया उसकी टेरिटरी के अंदर, जो कि उसकी इंटरनल जो भी पॉलिटिकल मैटर है वो लुक आउट करता है। बेसिकली पॉलिटिकल एजेंट को वहां पे नियुक्त करने का यही था उनका कि वो पूरा जो चीज अंदर इनके चल रही होती है उनके ऊपर सर्विलेंस करना है ना। तो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ये क्या कर रहे थे कि बहुत ज्यादा त्रावणकोर के जो इंटरनल मैटर है उनके अंदर इंटरफेयर बढ़ रहा था उनका, ठीक है। और उन्होंने जो वहाँ के दीवान थे वेलू थम्पे, उनको भी उनके रिमूवल का भी प्रस्ताव इन्होंने रखा। वहाँ के राजा त्रावणकोर को कहा कि आप अपने दीवान को वेलू थम्पी को हटाओ और दूसरा कोई दीवान रखो, बिकॉज वेलू थम्पी जो है वो इन ब्रिटिश लोगों के डेंजर को भाप चुका था और इनके अगेंस्ट जा रहा था, यानी इनकी डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहे थे और राजा को भी फॉलो नहीं करने दे रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडरी अलायंस पूरा जो त्रावणकोर स्टेट था वो डेप्ट के अंदर चला गया था, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट था ऑफ द त्रावणकोर बिगेन इंटरफेयरिंग विद द स्टेट्स इंटरनल अफेयर। और इसके अगेंस्ट जब वेलू थम्पी ने आवाज उठाई तो ब्रिटिश लोगों ने ये डेंजर को भापता कि भाई त्रावणकोर जो है अपने हाथ से चला जाएगा या फिर रिवोल्ट कर देगा या वॉर हो सकता है, उन्होंने एक लार्ज कॉन्टीजेंट या अपनी जो आर्मी है उसको भेजा एंड ऑल्सो डिमांडेड कि वहाँ के जो दीवान है वेलुथम्पी उनको रिमूव किया जाए। इस वजह से जब इनके रिमूवल वेलुथम्पी के रिमूवल का प्रस्ताव ब्रिटिश लोगों के द्वारा दिया गया तो वेलुथम्पी ने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट लॉन्च किया इन 1808 में। तो ये था वेलुथम्पी का रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इस रिवोल्ट के अंदर वेलुथम्पी जो है वो डिफीट फेस करते हैं। रीजन क्या था इनका, मतलब जो जगह थी वो एरिया था केरला। तो हु फाउंडेड रामोसी कृषक जात इन महाराष्ट्र? ऑप्शन ए जस्टिस रनाडे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी वसुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वसुदेव बलवंत फड़के। वसुदेव बलवंत फड़के फाउंडेड द रामोसी पीजेंट फोर्स, रामोसी पीजेंट फोर्स या रामोसी कृषक जाथा, रामोसी पीजेंट फोर्स। ठीक है, 1879। और ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, यानी आर्म एंड वायलेंस एक्टिविटी वाज इन्वॉल्व इन दिस पीजेंट रिवोल्ट, तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। और क्या कारण था इसका, मेन कॉज जो था वो था ब्रिटिश फेलियर टू टेक एक्शन अगेंस्ट फेमाइन, ब्रिटिश फेलियर टू टेक एक्शन अगेंस्ट फेमाइन। ठीक है, अकाल के दौरान भी पीजेंट लोगों से हार्श लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो हार्श रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई गई इवन इन द फेमाइन कंडीशन, एंड एक्सप्लॉयटेशन किया गया पीजेंट्स का। तो इस कारण से जो वसुदेव बलवंत फड़के हैं उनकी लीडरशिप के अंदर रामोसी पीजेंट फोर्स का गठन किया जाता है और ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। एक रामोसी अपराइजिंग जो है वो होती है राइट आफ्टर द पेशवाज अथॉरिटी स्टेब्लिश ओवर द महाराष्ट्र, यानी कि जो महाराष्ट्र है या जो पुणे है उसको
ब्रिटिश अथॉरिटी अपने कैप्चर में, यानी पेशवा की जो टेरिटरी है उसको अपने ऑक्यूपेशन के अंदर ले लेती है, तो तब होती है एक अपराइजिंग, वो होती है 1822 में, है ना, 1822 में अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह। तो बेसिकली ये क्यों होती है कि जो ये रामोसी थे ये एक हिल ट्राइब हुआ करती थी, जो कि पेशवा की आर्मी में एज अ पुलिस के रूप में वर्क करती थी, ठीक है, वर्क एज पुलिस इन पेशवा आर्मी। तो वो अपनी लाइवलीहुड के लिए पेशवा पे डिपेंड थे, और जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने पेशवा की टेरिटरी का अनेक्सेशन किया तो इन लोगों की जो लाइवलीहुड है वो स्टॉप हो गई है, लाइवलीहुड समाप्त हो गया, अब ये किस पे डिपेंड रहे। तो इस वजह से रामोजी ने चित्तूर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर रामोजी अपराइजिंग वाज, करेक्ट लोकेशन कौन सी है? ऑप्शन ए वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये एक हिल ट्राइब थी, रामोजी जो है हिल ट्राइब है ऑफ द वेस्टर्न घाट, हिल ट्राइब ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ऑप्शन सी विल सॉरी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। वेस्टर्न घाट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of following place was the center of the गडकरी रिबेलियन? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी सिलहट। तो यहाँ पे जो गडकरी रिबेलियन होता है वो होता है 1844 में। लॉर्ड एलनबरो उस समय गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। और ये इसका मेन कॉज रहता है कि जो सतारा था उसका अनेक्सेशन, तो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड सतारा ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो गडकरी जो थे वो मराठा मिलिशिया होते थे, मराठा मिलिशिया का जो अग्रेरियन थे, अग्रेरियन मराठा मिलिशिया वी कैन से। तो देवर अग्रेरियन मराठा मिलिशिया, मतलब किसान भी थे और मतलब सोल्जर्स भी थे, ठीक है, वॉरियर भी थे। तो इनकी जो लैंड थी वो इनसे छीन ली गई, तो इस वजह से ये गडकरीज जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। लेकिन ये रिवोल्ट जो है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा कर्व कर लिया जाता है और इसको सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन बेसिकली गडकरी जो थे वो अग्रेरियन मराठा मिलिशिया थे, जिनकी लैंड सतारा को जब ऑक्यूपाइड किया गया ब्रिटिश के द्वारा तब ये रिवोल्ट होता है। तो सतारा को 1848 में ब्रिटिश द्वारा अनेक्स किया जाता है, 1848 में सतारा को। तो ये मतलब अनेक्सेशन का प्रोसेस चालू ही रहता है इस तरह से, मतलब ऑक्यूपाई कर लिया था फिर बाद में अनेक्स किया, कंप्लीटली ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर मिला दिया गया। सतारा के ऊपर जब इनका कंट्रोल हुआ ब्रिटिश लोगों का, तो लैंड जो है एक्सटेंसिवली छीनी गई किनसे, इन अग्रेरियन मराठा मिलिशिया से, जिनको गडकरी कहते हैं। और फिर ये समानगढ़ और बुंदरगढ़ जो है, समानगढ़ एंड बुंदरगढ़, ठीक है, बुंदरगढ़ फोर्ट है, वहां पे ये ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ भिड़ते हैं और वहां पे वॉर होता है इनका। और इन्होंने कोल्हापुर के अंदर
पैरेलल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश की। और इस तरह से ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट की। तो मेन रीजन जो है इनका प्लेस जो है वो क्या है, कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड। कौन से ऐसे ट्राइब थे जिन्होंने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट रिबेल किया, रिवोल्ट किया, बिकॉज ब्रिटिश लोगों ने उनको ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम को परफॉर्म करने से रोका। ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी ओरांग, ऑप्शन सी नैकड़ा नैकड़ा नाइकड़ा होगा, सॉरी नाइकड़ा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, खोंड। खोंड ट्राइब जो थी उन्होंने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट रिवोल्ट किया बिकॉज उनको ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसे प्रैक्टिसेस को करने से बैन किया गया था। तो मेन इसका रीजन जो मतलब रीजन जो है वो है उड़ीसा। ये सारी खोंड और मांकड़िया, वनखेड़िया, ये ओरांव है, कुकी है, ये सब ट्राइब है ना उड़ीसा रीजन के हैं। तो उड़ीसा इसका रीजन है। और चक्रा बिश्नोई जो थे इसके लीडरशिप थे, चक्रा बिश्नोई। ये क्या थे, लीडर थे खोंड अपराइजिंग के। समय होता है 1837 से 1856 के बीच। तो बेसिकली जो ये ह्यूमन सेक्रीफाइस है इनको मरिया सेक्रीफाइस कहते थे। ठीक है, मरिया करके इस सेक्रीफाइस रिचुअल का परफॉर्म करने के नाम था मरिया। तो इनको परफॉर्म करने से इनको रोका गया था बिकॉज colonial एडमिनिस्ट्रेशन was interfering in their cultural activities। तो ये ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे फॉर देयर लक एंड ऑल, है ना। तो इन प्रैक्टिसेस को ब्रिटिशर्स के द्वारा बंद करवाया गया था, इस वजह से इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। अदर रीजन वाज आल्सो जैसे कि न्यू टैक्स पॉलिसी है, इन्फ्लक्स ऑफ जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स इन देयर टेरिटरी। तो ये सारी चीजें भी थे, है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड ऑल। बट मेन था मरिया सिस्टम को स्टॉप करवाना बाय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु हैड लेड कोल रिवोल्ट। ऑप्शन ए बुधू भगत, ऑप्शन बी सुरगा, ऑप्शन सी भगत, ऑप्शन डी जतरा भगत। तो इसका राइट आंसर है बुधू भगत। बुधू भगत जो थे वो कोल रिवोल्ट को लीड करते हैं। छोटा नागपुर रीजन होता है। छोटा नागपुर रीजन। और बेसिकली दे वर आल्सो अपसेट ओवर द एक्सप्लॉयटेशन बाय एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से अपसेट थे, इस वजह से इन्होंने रोज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। बुधू भगत है, जोआ भगत है, जिंद्रई मांगी है ना, जोआ भगत भी एक लीडर है इसके, जोआ भगत, बुधू भगत, जोआ भगत एंड जिंद्रई मांकी मांकी जिंद्रई मांकी। दीज आर सम लीडर ऑफ कोल रिवोल्ट। तो इस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। एंड करते हैं यहीं पे सेशन को। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज examyatra.com। थैंक यू।